हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपाला मिश्रा मैम की आंसर राइटिंग कॉपी। अपाला मिश्रा मैम की यूपीएससी सीएससी 2020 में ऑल इंडिया रैंक 9 आई है और इनकी आज हम GS3 की आंसर राइटिंग कॉपी को देखने वाले हैं। अपाला मिश्रा मैम की GS1 की आंसर राइटिंग कॉपी हम पहले ही देख चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिक्वायर्स एन ओवरहॉल। डू यू एग्री? एग्जामिन इन द लाइट ऑफ द माइग्रेंट क्राइसिस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसका आंसर 150 वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डेफिनेशन लिखी है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है। ये एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराता है। तो ये इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है। उसके बाद जो चैलेंजेस हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, वो इन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है स्टेट स्पेसिफिक एंड लैक ऑफ माइग्रेशन ऑफ राशन कार्ड। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ पे वो अपने PDS का जो बेनिफिट है वो अवेल नहीं कर पाते, क्योंकि जो राशन कार्ड है वो उनके होम स्टेट का है। तो वो सिर्फ अपने होम स्टेट में जो फूड ग्रेन्स हैं वो ले सकते हैं। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको जो फूड ग्रेन्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर वो उस स्टेट का बनवा लें राशन कार्ड जिसमें वो रह रहे हैं, तो उनकी फैमिली को फिर नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ये है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो है करप्शन एंड डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन। PDS सिस्टम में करप्शन भी काफ़ी है, जिसमें इन्होंने एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया है कि NSSO 68th रिपोर्ट के मुताबिक डाइवर्जन 46.7% है PDS के अंदर। उसके बाद है एक्सक्लूजन एरर्स, जिसमें 63% एक्सक्लूजन एरर्स हैं अकॉर्डिंग टू NSSO। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है TPDs हैज़ फेल्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग सीरियल्स फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट रीजन्स। ये एक चैलेंज है। उसके बाद इन्होंने वे फॉरवर्ड हेडिंग डाली है और इसमें जो हम आगे काम कर सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए वो इन्होंने लिखे हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इन्होंने लिखा है कि हर स्टेट का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, पूरे नेशन का एक ही राशन कार्ड होना चाहिए, जो हम पूरे इंडिया में कहीं भी रह रहे हो वहाँ से हम अपने फूड ग्रेन्स को अवेल कर सकें। और ये जो रिकमेंडेशन दी थी वो पार्था मुखर्जी कमेटी ने दी थी, वो भी इन्होंने लिखा है। यहाँ पे इन्होंने कमिटीज़ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दी गई हैं उनको इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये बताया था शांता कुमार कमेटी ने। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ PDS सप्लाई चेन। इन्होंने कंप्यूटराइजेशन की जो बात है वो इसमें लिखी है। उसके बाद एक कंक्लूजन है 2-3 लाइंस का जो हमें लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। PDS फॉर्म्स वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडियन पुअर इंक्लूजनस एंड नीड टू बी ओवरहोल्ड। तो ये था पूरा आंसर। कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रमन इफेक्ट एज प्रोपाउंडेड बाय द एमिनेंट फिजिसिस्ट प्रोफेसर CV रमन एंड शो हाउ इट रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी 150 वर्ड्स में हमें लिखना है। तो ये एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो देखते हैं सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में लिखा है कि रमन इफेक्ट को CV रमन ने डिस्कवर किया था, जिनको इसी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। अब उसके बाद इन्होंने लिखा है कि रमन इफेक्ट होता क्या है। तो रमन इफेक्ट होता है जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारी उससे पास हो जाती है, बल्कि उसमें से कुछ लाइट स्कैटर हो जाती है और इसी को बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं जो रमन इफेक्ट्स के बाद हुई। इट रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ फिजिक्स एज, इस तरीके से हेडिंग दी है इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने पहली जो
पॉइंट है वो लिखा है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि हेल्पफुल इन एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। ये इसका एक पहली जो बेनिफिशियरी चीज़ है वो लिखी है। उसके बाद है मेडिकल यूजेस सच एज डिटेक्शन ऑफ कैंसर सेल्स। इसकी जो रमन इफेक्ट्स है उसको रमन इफेक्ट को यूज़ करके हम कैंसर सेल्स का भी पता कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। देन नेक्स्ट है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी was also used to find if gold used in थंजावुर पेंटिंग जो वॉज रियल, क्या जो थंजावुर पेंटिंग में गोल्ड यूज़ हुआ था वो रियल है या नहीं, वो भी हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करके ही पता करा है, और उससे जो पेंटिंग है उसको कोई हार्म भी नहीं हुआ। तो ये इन्होंने जो कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो रमन इफेक्ट्स के बारे में लिखे हैं, किस तरीके से उसने फिजिक्स को रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया। और उसके बाद है लास्ट में कंक्लूजन, द रमन इफेक्ट हैज़ फाउंड यूज इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर ऑफ आवर लाइव्स। साइंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी इन रिमेंबरेंस ऑफ CV रमन। ये इन्होंने एक और यहाँ पर फैक्ट लिखा है कि साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है CV रमन को याद करके। तो ये था पूरा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 6। What are the challenges associated with disposal of biomedical wastes which are continuously being generated, especially after COVID-19 pandemic? Explain the role of circular economy in meeting the challenges of biomedical wastes in India. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसका आंसर 150 वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट है जो प्रोड्यूस होता है मेडिकल, हेल्थ केयर, बायोलॉजिकल प्रोसेस से। द अमाउंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 4 टाइम्स सिंस कोविड-19 पैंडमिक। और जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो 4 गुना बढ़ गया है कोविड-19 पैंडमिक के बाद। अब देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। इन्होंने यहाँ पे चैलेंजेस लिखा है हेडिंग, और उसके बाद चैलेंजेस बताए हैं बायोमेडिकल वेस्ट के। सबसे पहले इन्फेक्टियस नेचर ऑफ वेस्ट। ये जो वेस्ट है ये इन्फेक्टियस नेचर का है, जिसमें डेंजरस वायरसेस, ब्लड, ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, और इससे दूसरे जो पीपल हैं उनको भी हार्म हो सकता है। देन सेकंड हेडिंग है लैक ऑफ प्रॉपर डीकम्पोजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पे प्रॉपर डीकम्पोजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है मोस्ट वेस्ट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें काफ़ी सारा ऐसा वेस्ट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और लास्ट जो चैलेंज इन्होंने लिखा है वो है ओनली वन टाइम यूज़। ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम सिर्फ वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि PPE किट, ग्लोव्स, सिरिंजेस, ये सब जो चीज़ें हैं इनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हमें इन्हें थ्रो करना पड़ेगा, हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये थे चैलेंजेस। उसके बाद 2 चैलेंजेस इन्होंने और लिखे हैं, लैक ऑफ स्पेशली स्किल्ड वेस्ट कलेक्टर्स और पुअर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट लिखा है ये लिखे हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है और किस तरीके से हम इस वेस्ट को हटा सकते हैं। तो इसमें लिखा है सेंटर हैज़ फॉर्मुलेटेड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 विच नीड टू बी फॉलोड। तो इन्होंने सबसे पहले जो सेंटर ने एक रूल बनाया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में, उसको अब हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें इन्होंने सबसे पहले लिखा है circular economy can play a major role here as it advocates system based on reuse, repair, recycle। हम एक ऐसा सिस्टम सर्कुलर इकोनॉमी का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम जो वेस्ट है उसको रीयूज़, रिपेयर और रिसाइकल कर सकते हैं, जिसकी वजह से मिनिमाइज द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनको हम मिनिमम, मतलब उनका जो यूज़ है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और जो वेस्ट है वो भी कम प्रोड्यूस होगा। Then increase of biomedical waste reuse becomes a challenge। जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जितना बढ़ेगा उसको रीयूज़ करना उतना ही चैलेंज होगा। However, certain sectors can be delineated and principles of circular economy can be applied in a phased manner। लेकिन कई जगह पर हम जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसको भी अपना आंसर को एंड किया है।
तो आप इस पूरे आंसर को देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने अपने सारे आंसर्स प्रेजेंट किए हैं। हर जगह वही प्रेजेंटेशन, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन इन्होंने लिखी है, करी है। तो आप इस पूरी आंसर राइटिंग कॉपी को देख सकते हैं। So friends, I hope you like the video. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.